दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई सरकार किसानों को सब्सिडी देती है? क्या वाकई सरकार किसानों से कोई टैक्स नहीं लेती है? या फिर सब्सिडी के नाम पर कॉरपोरेट इंडस्ट्री और बड़े व्यापारियों को वह सब्सिडी किसानी के जरिए चली जाती है क्या? और जो टैक्स वसूली है वह इस देश के भीतर में हर प्रोडक्ट के जरिए सरकार इतना वसूलती है कि वह बताने से घबराती है क्या? और इस देश में नौकरी पेशा लोगों को जो टैक्स की रियायत जो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के दायरे में आते हैं, उससे ज्यादा क्या वाकई किसानों को दी जाती है? या फिर एक आम नागरिक की तर्ज पर किसानों को ट्रीट किया जाता है? और इस देश के भीतर में किसान कितना कमा पाता है, इसकी भी जो लकीर सरकार ने खींची है वह इतनी न्यूनतम है कि ना तो सरकार इस देश में किसी तरीके की कोई सब्सिडी किसानों को देती है और ना ही यह कहने का हक उसे है कि वह टैक्स भी नहीं लेती है। हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को समझ जाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं यह देश टैक्स पेयर के पैसे से चलता है और टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ इस देश के 6 करोड़ 30 लाख जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं उनके पैसे से नहीं चल सकता है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई रकम जो टैक्स की है वह तकरीबन 5.5 लाख करोड़ की है और इस देश में सरकार ही अपने ऊपर 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर देती है, तो बाकी पैसे कहां से आते होंगे? जीएसटी को भी टैक्स ही मानिए जो अलग अलग जगहों से वसूली की जाती है। जो कॉरपोरेशन टैक्स है वह भी वसूली की जाती है। इस देश में जो सर्विस टैक्स है वह भी वसूली की जाती है। जो सेस लगाया जाता है वह भी जनता से ही वसूला जाता है और जनता के दायरे में किसान भी आता है। दरअसल यह कोई चक्रव्यूह नहीं है, लेकिन सरकार जब बताना शुरू करती है कि हमने सब्सिडी दे दी, हमने टैक्स नहीं लिया, तो इसके मतलब और मायने क्या है? हमें लगता है कि आज इसे परतों में खोलने की जरूरत है और यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस देश को चलाते हुए सरकार जब लोकतंत्र के गीत गाती है तो बीते 6 बरस में लोकतंत्र के गीत जिस महकमे, जिस मिनिस्ट्री, जिस डिपार्टमेंट से गाए जा सकते हो उनका बजट 100% से ज्यादा इसी दौर में बढ़ा है। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इस दौर में सत्तानुकूल हो गए लेकिन जनता के साथ वो नहीं खड़े नजर आते हैं? एक लाइन से देखिएगा, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री के मातहत आने वाले पुलिस के ऊपर का बजट कितना बढ़ गया, किस रूप में बढ़ गया? क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि आखिर उसी का बजट क्यों बढ़ जाता है और उसी को ज्यादा बजट में हिस्सेदारी क्यों मिल जाती है, जो सरकार के लिए काम करते हुए जनता को इस बात का एहसास कराए कि हमको आप कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन मान लीजिए लेकिन हम काम तो सरकार के लिए करेंगे। तो शुरू में एक बात समझ लीजिए, एक अच्छी किताब आई है, एक छोटी सी किताब आई है बुकलेट की तर्ज पर। यह बीएचयू से आईआईटी किए हुए शख्स हैं सौरभ कुमार शुक्ला। उन्होंने शुरुआत में एक बात लिखी कि इस देश के भीतर में सबसे कम कीमत में पार्ले जी बिस्कुट मिलता है 5 रुपए का, उसमें भी 76 पैसे टैक्स के तौर पर सरकार वसूलती है। उसमें से 36 पैसे चले जाते हैं, 38 पैसे चले जाते हैं राज्य के पास, 38 पैसे आ जाते हैं दिल्ली यानी मोदी सरकार के पास। सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली पेट्रोल डीजल में ली जाती है। 100 रुपए अगर पेट्रोल डीजल है तो उसमें 40 रुपए चले जाते हैं मोदी सरकार के पास, 23 रुपए चले जाते हैं स्टेट के पास। यानी हर जगह आपको टैक्स देना है और यही टैक्स कलेक्शन से यह देश चलता है। हमें लगता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में आपको एक लकीर खींचे और बताना शुरू करें, उससे पहले किसानों का जिक्र आज बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भ्रम फैलाया जाता है कि किसानों को टैक्स माफ कर दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसानों को जो टैक्स की रियायत है, अगर उसको प्रति महीने 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई होगी खेती से, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अब आप सोचिए, सरकार ने भी मान लिया कि खेती से कमाई 5,000 रुपए से ज्यादा किसानों की हो ही नहीं सकती है। और यकीन जानिए, इस देश के भीतर में जब औसत आय निकलकर किसानों की आती है तो उसमें सिर्फ फसल की कीमत की कमाई नहीं होती है, बल्कि उसमें मजदूरी की कमाई होती है, बल्कि उसमें पशुधन भी आता है। और मजदूरी और पशुधन खेती के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने जो इनकम टैक्स रियायत की लकीर खींची है उसमें 2-3 बातें बहुत साफ है किसानों के लिए। 5,000 से कम आपकी अगर आय है तो फिर आपको
टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, यानी महीने भर में 60,000 की कमाई, तो एक मिडिल क्लास में नौकरी पेशा करने वाला भी तो अगर उतना कमाता है तो उसे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, खेती की जमीन से अगर आपकी कमाई होती है और वह भी अगर 5,000 से कम है तो भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यही स्थिति अगर आइएगा रोजगार, जो नौकरी पेशा लोग हैं जो शहर में रहते हैं, उनका तो एक लकीर खींची गई है 2.5 लाख से 3 लाख, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यही चीज किसानों पर भी लागू है, यानी किसानों की आय सिर्फ फसल के जरिए इतनी हो ही नहीं सकती है, तो किसानों की लकीर और नीचे ले आई गई। लेकिन उन सब के बावजूद भी किसान जो कमाता है, जो खास तौर से फसल से कमाता है, जब पेड़ को वो उगाता है तो पेड़ को दोबारा काटता और उगाने की प्रक्रिया में जो कमाई होती है, जो वो बीज बेचता है अपनी फसल के जरिए निकालकर, उस पर भी टैक्स माफ हो जाता है। फसल बेचने की स्थिति में फूल लता जो निकलती है, क्रिल्स जिसको कहते हैं, उससे भी जो कमाई होती है उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। किसी को अगर आपने जमीन दे दी और उस जमीन पर उसने फसल उपजाई और उसके बाद जिस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें उससे जो आपको किसान को जो पैसा मिलेगा उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें देखिए 5,000 के नीचे की परिस्थिति को जी रही है, या मैक्सिमम 2.5 लाख से 3 लाख। अगर आपकी उम्र, किसान की उम्र 60 बरस तक है तो वो लगभग 2.5 लाख उसको माफ है आय के जरिए, और अगर 60 साल से ऊपर है तो 3 लाख तक उसको माफ है। यही स्थिति तो नौकरी पेशा वाले लोगों में है। लेकिन एक दूसरी स्थिति में आइए, किसानी के दायरे में पोल्ट्री फार्मिंग नहीं आती है, किसानी के दायरे में बीज को पालकर जो शहद निकाला जाता है वह भी नहीं आता है, जो अचानक कोई पेड़ निकल आता है और उस पेड़ को जब लकड़ी को कटवाते हैं बेचते हैं वह भी किसानी के दायरे में नहीं आएगा। डेयरी फार्मिंग भी किसानी के दायरे में नहीं आती है। समुद्र के किनारे जमीन है तो उस पर जो नमक आ जाता है, उस नमक को बेचिएगा तो वह भी टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है कि वो नॉन टैक्सेबल है। जो आप फसल को जब बेचते हैं, खड़ी फसल को जो बेचा जाता है वह भी टैक्स के दायरे में आएगा, खड़ी फसल अगर आपने बेच दी तो। या फिर किसी इलाके में वहां पर माइनिंग का काम चलता है तो खादान अगर उस इलाके में आ गई तो वह भी टैक्सेबल होगा। जो बटर चीज कि जो बनाया जाता है उसको भी बेचेंगे तो वह भी टैक्स के दायरे में आता है। जो फार्म हाउस होते हैं उसमें मान लीजिए जो खेत होते हैं उसमें कोई टेलीविजन सीरियल वाला पहुंच गया, बोला हम शूटिंग करेंगे, आपको पैसे देंगे, वो पैसे भी टैक्स के दायरे में आएंगे। यानी कोई भ्रम ना रखिए कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं तो इस देश को टैक्स नहीं देते हैं। किसान इस देश को एक आम नागरिक की तरह जो नौकरी पेशा करता है उसी तरीके से टैक्स देता है। और जो टैक्स नहीं देने की लकीर खींची गई है इस देश में मिडिल क्लास को लुभाने के लिए, उससे ज्यादा बोझ उसको हर खेती से जुड़े प्रोफेशन के जरिए जो हमने लिस्ट पूरी बताई उसमें बहुत साफ तौर पर पड़ता है। यानी 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई टैक्सेबल हो जाएगी, यानी 60,000 रुपए एक साल की कमाई से ज्यादा टैक्सेबल के दायरे में आएगी। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आएगा कि आपकी कमाई अगर 2.5 लाख तक है, इस देश में आपको रियायत मिल गई है तो मिल जाएगी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो सरकार बार बार सब्सिडी का जिक्र करती है, आपको जानकर यहां भी हैरत होगी, सब्सिडी तो दी जाती है वो सरकार की अपनी योजनाओं के जरिए है जो दिखाती है, किसानों को नहीं दी जाती है। किसानी के नाम पर उन पैसे वालों को दे दी जाती है जो कि इस देश में किसानी से जुड़ना चाहते हैं। यह खेल क्या है? सब्सिडी में जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राज्य सरकार 100% ग्रांट देती है, जिसके मातहत जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें किसान शामिल हो जाए। बड़ा मुश्किल सवाल है। किसान खेती करने निकला है या सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं में अपने आप को झोंक दे, क्योंकि खुद सरकार कहती है इस देश के भीतर में 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले लोग जो हैं वो 92% तक है, यानी तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बनाया गया जिसमें इस देश को हर किसी को भोजन मिल सके, उसमें जो दिया जाता है, उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, अब आप सोचिए उसमें सब्सिडी इस आधार पर दी जाती है कि आप खेती करते वक्त ज्यादा उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाएं, आधुनिकीकरण करें। यानी मोनसेंटो बीज आपने ले लिया तो आपको कुछ सब्सिडी मिल जाएगी। आपने अगर केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज कर लिया खेती को बढ़ाने के लिए तो सरकार सब्सिडी दे देगी। अब सवाल है कि जो बीज बेचने वाली कंपनियां हैं उनका टर्नओवर देखिए, जो फर्टिलाइजर बेचने वाली बड़ी कंपनियां उनको भी सरकार रियायत दे देती है और उनसे समझौता करती है और किसानों को कहती है, प्रवोक करती है कि आप इनसे माल को खरीदिए। यह
एक दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार सब्सिडी देती है, वह तो गजब का खेल है। और उसमें जरा समझना चाहिए कि खेती की जमीन पर जो भंडारण के लिए गोडाउन्स बनाया जाता है, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। उसमें कोई कॉर्पोरेट भी बना सकता है, जो जिक्र बार बार आता है ना कि अडानीज ने यहां पर बना लिया खेती की जमीन, सरकार ने उनको दे दी, उस जगह पर आप गोडाउन्स क्रिएट कर दीजिए, तो वहां पर 25 से 33% की सब्सिडी सरकार उन्हें दे देगी। किसान तो बना नहीं पाएगा, वो भंडारण बनाएगा या फसल उपजाएगा। यहां पर भी मामला गड़बड़ हो गया। इसके अलावे कहा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन, खासतौर से जो ईस्टर्न इंडिया स्कीम है सरकार की, उसके लिए लगभग भंडारण के कॉस्ट में सरकार 50% की रियायत सब्सिडी देगी। किन्हें देगी? किसान क्या भंडारण बनाएगा? भंडारण करने की स्थिति में किसान है, तो जो कंपनी बनाएगी, जो कॉर्पोरेट बनाएगा, उसको रियायत मिल जाएगी। उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो भी मार्केटिंग का खर्च होगा, किसान क्या मार्केटिंग करने निकलेगा? तो जो कंपनी मार्केटिंग करेगी उसको 25 से 33% की रियायत मिल जाएगी। और मान लीजिए किसी कम्युनिटी ने अपनी जमीन दे दी एग्रीकल्चर के भंडारण के लिए, तो उसको 100% वहां पर रियायत दे दी जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई कॉर्पोरेट गया किसी समुदाय विशेष के पास कि आपकी जमीन हम लेना चाहते हैं, यहां पर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे खेती के लिए, यहां पर हम आधुनिक बीज लेकर आएंगे, यहां के जरिए हम किसी ना किसी रूप में एक बड़े से वेयरहाउस बनाएंगे जिसको गोडाउंस कहते हैं, आपको यहां पर रियायत मिल जाएगी। अब उसको क्या रियायत मिलेगी? उस कंपनी को रियायत मिलेगी। वह जिस कीमत को देगा, वह कीमत अगर 5,000 से ज्यादा की होगी प्रति महीने की, उस पर टैक्स लग जाएगा। इसके अलावे हॉर्टिकल्चर पे रियायत सरकार जरूर देती है और यह बताती है कि उसमें सब्सिडी हम देंगे उन प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। बेहतर बनाने का मतलब फिर सीड्स और फर्टिलाइजर से जुड़ गया। सवाल यह है कि इस सारी प्रोसेस में सब्सिडी के दूसरे हिस्सों में आएंगे तो सरकार जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का जिक्र करती है 80,000 करोड़ तक का, वह बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। सरकार जो इरिगेशन सब्सिडी, सिंचाई का जिक्र करती है कि कैनाल बनाएंगे, डैम बनाएंगे, जो पंप सेट लाएगा, जो चीप सस्ते में इरिगेशन इक्विपमेंट देगा, ये किसान तो देगा नहीं, कंपनीज देंगी। और कैनाल और डैम बनाने की स्थिति में भी प्राइवेट कंपनी रहेगी, उनको सब्सिडी मिलेगी। और इस नाम पर कि देखिए इन्होंने इरिगेशन के लिए चीजें क्रिएट कर दी हैं। जो पावर सब्सिडी होती है वह कह रही है कि हम देंगे। पावर सब्सिडी भी सरकार के बजट के उस हिस्सेदारी में आती है जिसमें सरकार यह कहती है कि अगर हम किसानों को इतना पावर दे रहे हैं तो इस पावर की कीमत की जो वसूली है वह प्रोडक्शन कॉस्ट से जब तुलना कीजिएगा तो वह उसके ऊपर रहती है, मार्केट प्राइस से वो जरूर कम में आती है। तो लाभ किसे हो रहा है, घाटा किसे?